हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। इसमें दो एक्ट्स हैं, कौन कौन से? एक इंडियन पीनल कोड और दूसरा कोड ऑफ, आ जाओ आ जाओ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी। ठीक है, कोड ऑफ, अच्छा सीपीसी को क्या कहते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी को क्या कहते हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, क्राइम क्या होता है? कुछ भी रॉन्ग करना। कैसा रॉन्ग? मर्डर क्राइम है, और क्या क्राइम है? थेफ्ट क्राइम है, और क्या होता है क्राइम? डेफेमेशन क्राइम है, रेप क्राइम है, चोरी हो गई, डकैती क्राइम है, और किडनैपिंग क्राइम है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्राइम। बेसिकली क्राइम क्या है, मतलब ये चोरी की, हाँ ये चोरी की, तो इसको क्राइम क्यों बोला गया है? बेसिकली इलीगल, कुछ भी, एनीथिंग विच इज इलीगल उसको हम क्राइम कह रहे हैं। ठीक है, क्राइम जो गवर्नमेंट जिसके लिए आपको पनिश करे। क्राइम क्या है? जिसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या करे? पनिश करे। ठीक है, क्राइम वो जो या तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा हार्म करता है, या किसी इंडिविजुअल को, या किसी कम्युनिटी को, या फिर स्टेट को, ओवरऑल स्टेट। क्राइम क्यों करता है इंसान? क्राइम क्यों करता है? या तो ग्रीडी होता है तो इसलिए मार देता है, या तो गुस्सा होता है इसलिए मार देता है, या तो जेलिस होता है इसलिए मार देता है, या तो रिवेंज लेना होता है इसलिए मार देता है, या फिर घमंड में, प्राइड में मार देता है। ठीक है, हाँ तो क्राइम क्यों देते हैं सुपारी? क्यों देते हैं? क्योंकि हमको गुस्सा है उससे, क्योंकि हमको उस पसंद नहीं आया, वो हमको जेलिसी है उससे, हमको रिवेंज लेना है, इसलिए हम क्या करते हैं? क्राइम करते हैं। क्राइम के कुछ असेंशियल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्राइम के कुछ असेंशियल, ये आपके कोर्स का टॉपिक है। ठीक है, अब क्राइम के कुछ असेंशियल टॉपिक्स होते हैं। पहला क्या, क्राइम के लिए कौन होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग। क्या कंपनी क्राइम करती है? क्रिमिनल ऑफेंस कंपनी भी करती है, पर हाँ उसके पीछे उसके डायरेक्टर्स होते हैं। गिल्टी माइंड, ये आपने सुना है? इसको और क्या कहते हैं? मेंजरिया। ठीक है, मेंजरिया के साथ एक और चीज आती है, एक्टसरिया। मेंजरिया होता है गिल्टी माइंड, एक्टसरिया होता है एक्शन करना उस पर। ठीक है, सिर्फ मैंने सोचा यहाँ बैठ के कि मुझे किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी करनी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसका खून कर दूंगी, ये मैंने सिर्फ क्या किया? सोचा। दिस इज व्हाट? गिल्टी माइंड, मेंजरिया। मैंने जाके खून कर दिया, ये क्या है? एक्टसरिया। कई बार मेंजरिया को आपने ऐसे समझा है कि अगर किसी पर्सन ने कुछ किसी का मर्डर किया है, फिर उसको कोर्ट में खड़ा किया है, और कोर्ट क्या बोलता है? ये चेक करता है कि क्या मेंजरिया था, क्या क्या उसका माइंड में वो गिल्ट आया क्या। ठीक है, तो दिस इज मेंजरिया। पर ये मेंजरिया का बैक ऑफ अगर हम जाएं तो ये क्यों देखते हैं हम? क्योंकि उसने एक्टसरिया किया, क्योंकि उसने उस चीज को परफॉर्म कर दिया, उस चीज पे एक्शन ले लिया, वो चीज कमिट कर दी है। तो थर्ड एसेंशियल होता है एक्शन और कमीशन। मतलब इंसान का होना जरूरी है, दिमाग में खून करना का थॉट जरूरी है, खून करना जरूरी है, और किसी ना किसी को हार्म और इंजरी होना जरूरी। जब ये चारों चीजें होती है तो क्या बनता है? क्राइम। क्राइम के चार एसेंशियल्स क्या क्या? गिल्टी माइंड, एक्शन कमीशन, और हार्म और इंजरी। ठीक है, जो आपका सीआरपीसी है वो क्रिमिनल सिविल से अलग कैसे? अब ये बताओ, क्रिमिनल सिविल से अलग कैसे? डिग्री ऑफ ऑफेंस, हार्म और इंजरी। सिविल में कैसा हार्म होता है और क्रिमिनल में कैसा हार्म होता है, ये भी एक डिफरेंस। पनिशमेंट का डिफरेंस है, क्रिमिनल की पनिशमेंट बहुत सीवियर होती है, और सिविल की पनिशमेंट थोड़ी सी कम सीवियर होती है, पर हाँ कॉम्पनसेशन बेस होती है। ठीक है, जो भी इम्प्रिजमेंट वगैरह आता है वो क्रिमिनल सेक्शन में आता है, सिविल ओवर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या फिर कॉम्पनसेशन में जाता है। ठीक है, क्रिमिनल बहुत ज्यादा अनलॉफुल है और सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल ऐसी चीज होती है जो एंटायर सोसाइटी को अफेक्ट करती है। क्रिमिनल के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट कोड बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? इंडियन पीनल कोड। क्या कहते हैं? इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन है, मतलब मिडल के आता है। ठीक है, विच वॉज रिटेन्ड एज द मेन पीनल लॉ ऑफ द कंट्री इवन आफ्टर द इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 1947। बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन हमने इंडिपेंडेंट के बाद भी इसी में ही प्रोसीड किया। ये हमारा मेन पीनल लॉ है। इसमें सारी की सारी आपकी क्राइम की डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे क्राइम होते हैं और किस तरीके से क्राइम के अगेंस्ट पनिशमेंट होती है। तो फिर सीआरपीसी में क्या है?
प्रोसीजर है कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसके पीछे क्या क्या होता है और किस कोर्ट में जाके हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है, ये कौन बताएगा? सीआरपीसी। आईपीसी क्या बताएगा? कौन कौन सी आपने क्राइम्स किए हैं और उन क्राइम की क्या पनिशमेंट होती है। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर डिटरमाइन गिल्ट एंड इम्पोजिंग पनिशमेंट ऑन द ऑफेंडर्स अंडर सब्सटैंटिव लॉ। मैंने आपको दो लॉ बताए थे, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? जो प्रोसीजर बताता है। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? जो राइट्स और ड्यूटीज डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो जब हम सीआरपीसी की बात करेंगे तो सीआरपीसी प्रोसीजर है, लेकिन वो आईपीसी के साथ जुड़ के सब्सटैंटिव लॉ भी बनता है और फिर आपको एक्चुअल पनिशमेंट्स भी डिक्लेयर कर देता है, कितना फाइन कितनी पनिशमेंट लगेगी। अब देखो स्टेजेस ऑफ क्राइम, पहला टॉपिक है स्टेजेस ऑफ क्राइम, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, 4 स्टेजेस हैं, क्या क्या? क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिपेरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन ऑफ क्राइम। ठीक है, सिर्फ सोचा, एक आदमी ने सिर्फ सोचा कि मैं आज इसको ऊपर से धक्का छत पे ले जाऊंगा और धक्का दूंगा, क्या किया? सिर्फ सोचा, दिस इज व्हाट क्रिमिनल इंटेंशन। अब मैंने क्या किया? प्लानिंग प्लॉटिंग की, मतलब उस आदमी में अपने आप को क्यों ले रही हूँ, उस आदमी ने क्या किया? प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की कि मेरे को इसको टेरेस पे कैसे ले जाना है। भाई टेरेस पे चल, ऐसे तो वो आएगा नहीं। मैंने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को बोला कि सब टेरेस पे जाएंगे, फिर एक पर्सन को बोला, हाँ कि एक पर्सन को बोला कॉल करना, तो सारे लोग नीचे आएंगे एंड मैं उसको ऊपर रोक लूंगा जैसे से हेल्प के पर्पज से। तो ये क्या हो गया? प्रिपेरेशन। ठीक है, फिर आता है अटेम्प्ट। अब धक्का मारने का अटेम्प्ट करने वाले थे हम। ठीक है, क्या करने वाले थे? धक्का मारने का अटेम्प्ट करने, मतलब अभी सिर्फ कोशिश कि अभी हम कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि कहाँ से धक्का दें, यहाँ से दें, वहां से दें, अभी घूम रहे हैं हम टेरेस पे। दिस इज व्हाट अटेम्प्ट, कि हम धक्का मारने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर चुके हैं, अब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। फिर लास्ट आता है कमीशन, फाइनली उसको धक्का दे दिया। दिस इज व्हाट स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम, पहला क्या हो गया? इंटेंशन, फिर क्या हो गया? प्रिपेरेशन, फिर क्या हो गया? अटेम्प्ट, और लास्ट क्या हो गया? कमीशन, यानी अकम्पलिशमेंट, कि हमने फाइनली उसका धक्का देके मर्डर कर दिया है। हमने मतलब उस आदमी ने। ठीक है, अब देखो क्रिमिनल अटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन फर्स्ट स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज क्या होती है? क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है, ये इंटेंशन है कॉन्शियसनेस की और एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ अ पर्सन टू डू एन एक्ट, अ पर्पस ऑफ अकम्प्लिश एंड सेटिस्फाइंग अ पर्पस। किसी को धक्का देने के लिए उसने कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट की होगी अपने माइंड में। वो क्यों की? क्योंकि उसको उससे रिवेंज लेना था। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसने दिमाग में जो फैकल्टीज बिठाई हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिमिनल इंटेंशन। द लॉ डज नॉट एज अ रूल पनिश इंडिविजुअल फॉर देयर इविल थॉट्स और इंटेंशन। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सबके माइंड में भी आ जाता है, यार इसको मार देंगे यार, अब बहुत हो गया, इसका तो खून ही कर देंगे यार। क्या हम कर देते हैं? क्या नहीं, लेकिन क्या हमें इसे सोचने के लिए भगवान, गॉड या फिर कोर्ट पनिश कर देता है क्या? कोर्ट पनिश करता है क्या इस चीज के लिए? नहीं करता है, गॉड कर देता है, लेकिन कोर्ट कभी नहीं करता है। ठीक है, तो सीआरपीसी में इविल थॉट्स आने के लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, मतलब अटेम्प्ट तक जाना पड़े तो जाके आपको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, इंटेंशन मीन्स डूइंग एन एक्ट विथ वंस विल, डिजायर, वॉलंटियर्स, मैलिफाइड फॉर सम पर्पस। ठीक है, इंटेंशन यानी किसी की इच्छा, किसी की विल, किसी की वॉलंटियरनेस, किसी को धोखा देना, मैलिफाइड, या किसी ना किसी पर्पस के लिए करना। नेक्स्ट स्टेज क्या है? प्रिपेरेशन। प्रिपेरेशन यानी अरेंजिंग नेसेसरी मेजर्स फॉर कमीशन इंटेंशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट। अब क्या कर रहे हैं? हम अरेंज कर रहे हैं। पहले वाला क्या था? माइंड में थॉट्स क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या है? अरेंजिंग। प्रिपेरेशन, प्रिपेरेशन इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल, मतलब इविल थॉट्स नॉट पनिशेबल, प्रिपेरेशन करना भी नॉट पनिशेबल, एज इट डिफिकल्ट टू प्रूव दैट नेसेसरी प्रिपरेशंस वर मेड ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। बट इसके एक्सेप्शनल केस होते हैं। ठीक है, वही वही वही, पर इसके एक्सेप्शनल, क्या हो गया मानसी, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, पर इसके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है, अंडर आईपीसी मर प्रिपरेशन टू कमिट फ्यू ऑफेंसेस इज
पनिश, मतलब इंडियन पीनल कोड में सिर्फ चोरी करने की प्रिपरेशन करी तो आपको पनिशमेंट हो सकती। सम ऑफ दीज, जैसे कि वॉर का प्रिपेयर करना या फिर जाली नोट बनाना, बनाने की भी कोशिश की तो जेल हो जाएगी। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, डकैती क्या होता है, 5-6 लोग एक साथ मिलके चोरी करने जाते हैं, ठीक है, मारते कूटते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वर्ड है डकैती। हाँ, हिंदी तो वो है ना, अ, नहीं रे, डाकू, डाका डालना। हाँ, मतलब डाकू इज इन पर्सन, ठीक है। काउंटरफिट, जाली नोट, जाली नोट, अरे फर्जी मूवी, नकली नोट, ठीक है। काउंटरफीट नोट यानी नकली नोट बनाना। चलो, पहली स्टेज क्या हो गई, क्रिमिनल इंटेंशन। दूसरी क्या हो गई, प्रिपरेशन। जब क्रिमिनल इंटेंशन तो फिर इविल थॉट, जब प्रिपरेशन तो अरेंजिंग नेसेसरी। दोनों क्या पनिशेबल हैं क्या, नहीं, लेकिन प्रिपरेशन के एक्सेप्शंस हैं, 3 एक्सेप्शंस, क्या क्या, वॉर के लिए प्रिपेयर करना, काउंटरफीट बनाना या फिर डकैती। ये सबको मजा आएगी पढ़ने में। अटेम्प्ट, थर्ड स्टेज क्या है, अटेम्प्ट, और थर्ड स्टेज इज पनिशेबल। अटेम्प्ट करना भी क्या होता है, पनिशेबल होता है। अटेम्प्ट हैज बीन कॉल्ड अ क्रिमिनली क्राइम, इसको क्लियरली हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट प्रिलिमिनरी क्राइम आपने कर दिया है, ठीक है। Attempt but simply provides a punishment for attempting an offense. Attempt means direct movement towards a commission of crime after necessary preparation of has been made. मतलब कि जेब से रिवॉल्वर निकाला है और ट्रिगर दबाने ही बस जा रहे हैं, ये क्या हो गया, अटेम्प्ट, ठीक है। इसकी मैं फोटो भी लाई थी यार तुम लोगों के लिए, ये देखो, ताला खोलने की बस कोशिश की जा रही है, दिस इज व्हाट अटेम्प्ट, ठीक है। चलो, अटेम्प्ट के आगे जो पॉइंटर्स हैं 1 2 3 4, अभी क्या बोल रहा है अटेम्प्ट में कि डायरेक्ट मूवमेंट है। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू कमिट अ क्राइम ही फर्स्टली फॉर्म्स एन इंटेंशन, ही मेक्स सम प्रिपरेशन एंड डज समथिंग टू अचीव द ऑब्जेक्ट। इफ ही सक्सीड्स हिज ऑब्जेक्ट ही इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, अदरवाइज इट इज ओनली अटेम्प्ट, ठीक है। मतलब कि गोली मारी और लगी नहीं तो क्या हो गया, अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट में पनिशमेंट है ही, हर चीज के अटेम्प्ट में पनिशमेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेड, एवरीथिंग। इट शुड बी नोटेड दैट वेयर एन अमाउंट ऑफ एन एक्ट amounts to attempt commit a particular offense, a question of fact depending on nature of crime, steps necessary taking for to attempt, मतलब कितनी पनिशमेंट लगी, कैसी लगी, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कितने स्टेप्स तक आप आगे आ गए थे, ठीक है। सिर्फ प्रिपरेशन स्टेज तक आए थे, रिवॉल्वर निकाल दी थी कि चला दी थी कि लगी कि नहीं, ये सब क्या होते हैं, अटेम्प्ट के एस्पेक्ट्स होते हैं। अंडर आईपीसी सेक्शन ऑफ एन अटेम्प्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहली कैटेगरी है, बोलूंगी मैं, पहली कैटेगरी है सेम सेक्शन फॉर ऑफेंस एंड अटेम्प्ट। पहली कैटेगरी क्या है, सेम सेक्शन ऑफ फॉर एन ऑफेंस एंड अटेम्प्ट। सम ऑफ ऑफेंसेस हैव सेम पनिशमेंट, जैसा कि एक्शन में होती है और जैसा कि अटेम्प्ट में होती है। मतलब कि अगर मर्डर करने गए थे तो भी 10 साल जेल, और मर्डर कर दिया तो भी 10 साल जेल। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर सेडिशन, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, सेपरेट पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, जैसे कि रॉबरी करने गए थे, मर्डर करने गए थे, इसकी पनिशमेंट क्या होती है, सेपरेट होती है, और मर्डर कर दिया तो फिर सेपरेट पनिशमेंट। फिर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड कर दिया तो इट प्रिज्यूम्स इंडिविजुअल अटेम्प्ट हैव सीरियस स्ट्रेस एंड प्रोवाइड्स फॉर देयर केयर एंड रिहैब इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। तो हम अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो उसको जेल नहीं डाल देते हैं, उसको और रिहैब में डालते कि शायद कोई स्ट्रेस वगैरह होगा इसलिए। फिर जनरल अटेम्प्ट, अटेम्प्ट फॉर ऑफेंसेस विदाउट स्पेसिफिक पनिशमेंट इन आईपीसी, मतलब जिसकी कोई पनिशमेंट नहीं होती, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो कंप्लीटेड आईपीसी में प्रोवाइडेड है वो लग जाएगी, ठीक है। पहला, आगे हेडिंग लिखो, ये मत फोटो खींचो, जहां फर्स्ट पॉइंट लिखा है वहां लिखो सेम सेक्शन फॉर ऑफेंस एंड अटेम्प्ट, मतलब लिखो same punishment for offense and attempt, same punishment for an offense and attempt, same punishment for offense and attempt। सेकेंड वाले में लिखो separate punishment for attempt, separate punishment for attempt। थर्ड वाले में लिखो attempt to commit suicide,
अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। और फोर्थ वाले लिखूंगा जनरल अटेम्प्ट प्रोविजन, जनरल अटेम्प्ट प्रोविजन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। और लास्ट अटेम्प्ट टू, पहले क्या पढ़ा बच्चे अपन ने, स्टेजेस ऑफ क्राइम। पहले क्या पढ़ा, स्टेजेस। स्टेजेस क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट और कमीशन, है ना। अब क्रिमिनल इंटेंशन में देखो, जेक एक पर्सन है जिसने सोचा कि मुझे क्या करना है, एक कन्वीनियंस स्टोर मतलब एक किराने की दुकान चोरी करनी है। उसने अपने दोस्त को ये प्लान बताया, ठीक है, उसने क्या किया, अपने दोस्त को ये प्लान बताया। बट एट दिस स्टेज उसने कोई भी इलीगल एक्ट नहीं किया। अभी मुझे चोरी करनी है, चल ये वाली दुकान है, ऐसा वैसा करूंगा, ये सब, ये क्या हो गया, क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। प्रिपरेशन, जेक देन गोज टू द स्टोर सेवरल टाइम्स टू वॉच व्हेन इट्स बिजी एंड बाय मास्क एंड ग्लव्स, ठीक है। ही इज गेटिंग रेडी टू कमिट द क्राइम बट स्टिल हैजंट एक्टेड ऑन इट। ये क्या हो गया, प्रिपरेशन, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रिपरेशन। फिर अटेम्प्ट, वन नाइट जेक उस स्टोर पे एंटर किया, वेपन ले गया था, मनी डिमांड कर रहा था, जिसकी फोटो में लिख के आई थी, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मनी डिमांड कर रहा है, पर एक्चुअल में कौन सी स्टेज पे है, अटेम्प्ट की स्टेज पे आ गया है, ठीक है। अब ये जब डॉलर उठा के ले जाएगा तो क्या हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। फिर क्राइम का इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट 4 कैटेगरीज में डिस्क्राइब्ड है। वो 4 कैटेगरीज क्या है, पहला वाला सेम पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट एंड ऑफेंस, दूसरा वाला डिफरेंट पनिशमेंट, तीसरा वाला को सुसाइड के लिए हम रिहैब में डालते, चौथा वाला जनरल प्रोविजन, ठीक है। थर्ड वाले को सुसाइड करेगा तो हम जेल नहीं डालेंगे ना उसको, अटेम्प्ट किया है सुसाइड तो जेल डाल देंगे क्या, सुसाइड हो गया तो मर गया भाई, अभी अटेम्प्ट करने गया, जहर पॉइजन पीने ही जा रहा था, तो कहाँ डालोगे उसको, रिहैब सेंटर में, उसको पनिश नहीं करें। Commission, the last stage is in commission of the stage of crime is its accomplishment. If the accused succeed in his attempt, the result of commission is crime and he will be guilty of the offense. Last stage क्या हो गई, commission of the crime. अब क्या हो गया, he is guilty of the offense, ठीक है। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट इंपॉर्टेंट मार्क करो, हाँ सब इंपॉर्टेंट होता है मानसी। देखो पनिशमेंट कौन कौन सी होती है, एक होती है डेथ की, फांसी चढ़ा देना, दूसरी क्या होती है, लाइफ इन मतलब जिंदगी भर तक कहाँ रहना है उसको, उम्र के जेल में रहना है। उसके बाद इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट यानी कुछ साल के लिए। फिर फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेंगे। और फिर फाइन, फिर फाइन लगते हैं कि अगर आपने कोई ना कोई एक्ट मतलब ऐसा कोई एक्ट कमिट किया तो आपको क्या लगता है, फाइन लगता है। तो अपन ने बहुत सारी कंपनी लॉ में पेनाल्टीज पढ़ी होंगी कि इम्प्रिजमेंट ऑफ सो एंड ऑल्सो फाइन और फाइन विथ विच में एक्सटेंड अप टू 25,000 व्हाटएवर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, पहले क्या हो गई, डेथ, दूसरी क्या हो गई, लाइफ इम्प्रिजमेंट, तीसरी क्या हो गई, इम्प्रिजमेंट, चौथी क्या हो गई, फोर फीचर, पांचवी क्या हो गई, फाइन। जब डेथ की पनिशमेंट आती है तो डेथ कब कब हो, डेथ वाली पनिशमेंट कब कब आपको लग सकती है, जब आप कोई सीवियर ऑफेंस करोगे। कौन सा ऑफेंस, सीवियर, इसको हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। क्या कहते हैं, कैपिटल, क्योंकि सबसे, हाँ फांसी नहीं लगती क्या, बहुत रेयर केसेस में लगती है, निर्भया केस में लगी है, ठीक है। चलो फांसी की लगती है, तुमको पता नहीं चलता है, एक एक को पब्लिश थोड़ी करेंगे, आज इसको फांसी लगाई, आज इसको फांसी लगाई। आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने लगोगे तो फिर आएगी, ठीक है। चलो डेथ सेंटेंस इज द हार्शेस्ट ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन आईबीसी। सबसे सबसे सीवियर पनिशमेंट कौन सी है, डेथ। अब ये कब कब लगती है, ए देखो क्या लिखा है, मर्डर, दूसरा क्या लिखा है, डकैती विद मर्डर, चोरी करने गए थे और लोगों को मारा है, तीसरी क्या है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि टेररिज्म, फिर चौथी क्या है, अबेटिंग म्यूटिनी, एक्चुअली कमिटिंग मतलब सामने वाले को बताया सिखाया हमने कि कैसे काम
करना है गलत काम, ठीक है। फिर क्या लिखा है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स द डेथ। अभी वो पुणे वाला कार केस हुआ था, ठीक है, तो उसने अपने ड्राइवर को बोल दिया था कि तुम ले लो मेरे बच्चे का इल्जाम, तो इनोसेंट पर्सन को हम क्या कर रहे थे, फॉल्स एविडेंस शो करके कि नहीं नहीं ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मेरा बेटा तो नहीं चला था। इसमें कौन सी पनिशमेंट होती है, डेथ की पनिशमेंट होती है, ठीक है। दी तो नहीं अभी क्योंकि मैटर चल रहा है अभी, माइनर को नहीं होएगी कभी भी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ही वाज अ माइनर। रेप में नहीं है डेथ पनिशमेंट, फिर बाद में अमेंड हुई है, सीआरपीसी में नहीं था, बाद में अमेंड हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रेप की डेफिनेशन चेंज हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये पनिशमेंट, थोड़ा टाइम नहीं, हो गए साल हो गए। कंसेंट और वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। जो निर्भया वाला केस था ना उसके बाद आई थी रेप की डेफिनेशन, हाँ अनफेयर है, तब अपन इसको इतना सीवियर नहीं मानते थे, अब मानने लग गए। फिर क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ माइनर और इनसेन, मतलब किसी को करवाना कि तू मर जा, जहर पी ले तेरे को अच्छा होगा, ऐसे करने को भी डेथ सेंटेंस कहते हैं। और फिर लास्ट, अटेम्प्टेड मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट, मतलब कि जिसको हमने जेल में रखा था उसने और वहीं और लोगों को मारने की कोशिश की है, ठीक है। चलो, डेथ पनिशमेंट कब कब होती है, मर्डर के केस में डकैती विथ मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबेटिंग म्यूटिनी अगेंस्ट कमिटमेंट। यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, एनकरेजिंग, एनकरेजिंग समवन, डी वाले में। हम्म, हाँ, अबेटिंग, मतलब एक बार किसी ने कर दिया तो उसको एनकरेज करते जा रहे हैं, और करो कोई नहीं, बढ़िया चीज है ये तो, मजा आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ। और फिर अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड ऑफ बाय अ माइनर और इंसेन, एक इंसेन या माइनर ने कोशिश की, उसको आपने क्या कर दिया, और बोला और करो और पी लो जहर, ठीक है। और लास्ट, अटेम्प्टेड मर्डर बाय लाइफ, लाइफ कन्वर्ट, मतलब ऑलरेडी तुमको इम्प्रिजमेंट बाय जेल हो गई थी, तुमने अंदर क्या किए और खून करवा दिए, ठीक है। ये कौन सी हो गई, डेथ पनिशमेंट। अबेटमेंट मतलब एनकरेज करना। The capital punishment is awarded in two categories of offense, namely treason यानी against the country और murder। हमने दो ही चीजों को इंपॉर्टेंस दी है, क्या क्या, treason और मर्डर, इसके अगेंस्ट आपको कैपिटल ऑफेंस होता ही है। In either cases, when the court decides the death penalty, an appropriate sentence to be imposed in the light of gravity of matter and consequence of the offences committed, absence of mitigation factor, then the court under section has give special reasons as to why the court came to this conclusion। ठीक है, अब कहीं कहीं नहीं होती है, आप ही का क्वेश्चन है, तो वो जो नहीं होती है तो कोर्ट बताता है कि मैं क्यों इस कंक्लूजन में आया हूँ। सेम गोज विथ डेथ की, जब वो अनाउंस कर देता है पनिशमेंट तब भी वो यही बोलता है कि मैं क्यों ये अनाउंस कर रहा हूं। नेक्स्ट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द पर्सन कन्विक्ट, उसको कहाँ रहना है, जेल में रहना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेगरस इम्प्रिजमेंट। हाँ, और कुछ नहीं करते हैं अपन लोग, नहीं अपने यहाँ गोली वोली ये सब कुछ, अपने यहाँ फांसी है, वो भी काला कपड़ा डालने के बाद एक बंदा आएगा नीचे कर देगा, खत्म। तो ताकि वी डोंट सी हिज फेस, तड़पने वाला। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि वो भगवान, अपने आप बोलते हैं वो भगवान ने बचाया है उसको। अगर एक बार किसी को चढ़ा दिया और सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई कि वो नहीं मरा, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, फिर भी सांसें चल रही हैं ऐसा बोल लो, तो फिर अपन खैर अब तो बहुत अपना वो अच्छा हो गया है यार, वो खींचने वाला, पहले की तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी यार इतनी, तो बच जाए तो बोलते कि भगवान ने बचाया, तो उसको नहीं करते, फिर रिहैब में डाल देते हैं। हाँ, हो ही जाता है लेकिन यार ऐसा,
तो इतना तो बॉडी टाइप ऐसा सबका रहता ही है। मेरे को डर लग रहा है। Imprisonment with two description, namely rigorous imprisonment, that is hard labor, और simple imprisonment. जब मैंने अपने लिए इसकी इंटर्नशिप की थी ना एलएलबी की, तो छोटी थी यार, मैं फर्स्ट ईयर से आई थी और मैं एक लॉयर के अंडर ट्रेनिंग है, तो हाई कोर्ट ले जाते थे कि वी हैव टू, आप वो मुझे छोड़ देते थे कि आप इसके जजमेंट सुन लो, इसकी हियरिंग सुन लो, तो ऐसे ही सीखते हो आप। तो मुझे छोड़ दिया, मैं सुन रही हूँ, अपनी डायरी वारी ले गई थी, बाजू में एक बंदा बैठा था, बिल्कुल एकदम, बहुत ही मेरे को उसकी शक्ल याद है, ऐसे हाथ में उसके वो बंधे हुए थे, ठीक है। और थोड़ी देर में अनाउंस किया कि उसको आना है, वो मर्डरर था। उसके बाद तो मुझे बहुत, मेरे को जब तक पता चले, उसके बाद फिर वो बाजू में आके बैठ गया, क्योंकि उसको बुलाया था कुछ कुछ बोलने हैं वो, तब तो मुझे इतना डर लग रहा था, उसके बाजू में बैठे, मैं बहुत देर तक बैठा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी हियरिंग्स चलती थी फर्स्ट ईयर में, तो यू सी ना कि आपको किस में जाना है, तो सिविल भी जाती थी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी जाती थी, क्रिमिनल भी जाती थी। तो किसी कोर्ट रूम में, आप किसी भी कोर्ट रूम में जाके बैठ जाओ, छोड़ देते थे कि इधर चली जाओ, इधर चली जाओ, चार पांच बता देते थे कि इन कोर्ट्स में मिल जाना है, ठीक है। आज इतनी हालत खराब हुई फिर, तब छोटी भी थी ना मैं। मजे नहीं आते हैं भाई वहां पे, डर ही लगता है। हाँ अलाउड है, तो मैं तो वो थी ना, नहीं एलएलबी थी, और आपको वो उनकी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है ना ब्लैक में, भी सब प्रोफेशन वालों को ले गई थी कोर्ट। वो है, शायद, पर यार थोड़ा उसकी शक्ल देख के ही आपको डर लग रहा था कि भाई इसने कुछ किया है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो तो उसका होने वाला था भाई सीन, उसकी इयरिंग चल रही थी, उसका मैटर चल रहा था। अब वो फांसी वासी मैंने नहीं सुना, पर उसको बुलाया गया था बार बार, और वो वाला आदमी नहीं था ना जैसे पैसे खिला के किसी को किया, उसने जेन्युइनली किया था किसी का। हाँ वो वाला नहीं लग रहा था ना, वो वाले फिर अलग दिखते हैं कि फैमिली के लिए पैसा लेके किया है वो। क्या मालूम। इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट रिगरस होती है टिल द आदमी की लास्ट ब्रेथ है वो कन्विक्टेड रहता है। फिर इम्प्रिजमेंट के दो डिस्क्रिप्शन है, एक रिगरस दैट इज हार्ड लेबर, और एक सिंपल, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं ना सिंपल इम्प्रिजमेंट, तो वो 2-3 साल होती है, फिर रिगरस 7 ईयर्स के बाद वो रिग्रेस होने लगती है। फिर फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोर फीचर आपको पता है कि हमने क्या कर दिया, अगर आप गायब हो जाता है ना आदमी, तो हम क्या कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। क्या? हाँ न्यू खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर फाइन, फाइन क्या है? पेनाल्टी, ठीक है। पैसे ले लिए, फाइन ले लिया, ठीक है। फाइन इज फोर फीचर ऑफ द मनी बाय वे ऑफ पेनाल्टी। फाइन क्या है? पेनाल्टी चेंज, मतलब हम आपसे कुछ ना कुछ ले रहे हैं इन वे ऑफ money. It should be imposed individually and not collectively. When the court sentence an accused for punishment which includes a fine amount, it can specify that event is convicted does not pay the fine amount. मतलब या तो imprisonment या तो fine या तो both. तो कोर्ट को क्लियरली डिस्क्राइब करना है कि तुमको जेल भी जाना है और इतने गड्डी यहाँ पे रख के जाओ, ठीक है। अब दो डिफरेंस होते हैं फाइन और पेनाल्टी के, डिफरेंस क्या है? अच्छा आज ही पढ़ लिया है? ठीक है, एक बार लिख लो, ठीक है, एक बार लिख लो। फाइन स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए होता है, फाइन imposed for specific offense, fine as imposed on specific offense, और पेनाल्टीज यानी नॉन कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन। पेनाल्टी यानी नॉन कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन। अब सीआरपीसी के हिसाब से नॉन कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन लिखा सबने, ये पेनाल्टी। सीआरपीसी के हिसाब से फाइन वो है जो एक मॉनेटरी सम है इम्पोज ऑन पनिशिंग फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। जैसे कि बहुत तेज कोई गाड़ी चला रहा था, उसको क्या लगता है? फाइन लगता है, ठीक है। और पेनाल्टी क्या होता है? रिफर्स टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पर्सन दैट अग्रीज टू एंड फेलिंग टू फुलफिल द सर्टेन ऑब्लिगेशन। एक चीज आपने अग्री की थी कि मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने वो काम कर दिया तो आपको क्या लगेगी? पेनाल्टी लगेगी। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर से बोला था प्रोजेक्ट ऑन टाइम भर देना, प्रोजेक्ट ऑन टाइम बना देना, उस कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, तो उसको क्या लगेगी? पेनाल्टी।
तो फाइन का मतलब है सम इम्पोज्ड एज पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, वो फाइन होता है, और पेनाल्टी सफरिंग और सम टू फोरफीटेड व्हेन पर्सन अग्रीज टू बी सब्जेक्ट इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन यानी कंडीशन, कोई कंडीशन बोली थी फुलफिल करेंगे, वो नहीं किया तो क्या हो गया, पेनाल्टी। और कोई क्राइम कर दिया, कोई ऑफेंस पनिश कर दिया तो क्या लगा आपको, फाइन लगा। क्या लगा, फाइन लगा। ठीक है, ये कंपनी लॉ का आ गया है यहाँ पे, जो आज पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, रीड करो, ये रीड लिखो। देखो कंपनी लॉ सेक्शन 8 में फाइन और इम्पोज इम्प्रिजमेंट है, 26 में भी फाइन, तो उन्होंने वो चीज बाइफर्केट की कि कैसे कैसे किया है। ठीक है, चलो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग, इंटेंशन, गिल्टी माइंड, और एक्ट और कमीशन, और लास्ट हार्म और इंजरी। ठीक है, चार एलिमेंट्स, क्या क्या, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, इंटेंशन और नेग्लिजेंस। ये आपको समझ आ गया। ठीक है, देखो ह्यूमन बीइंग यानी एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय अ human being. First requirement for commission of a crime is act must be performed by human being. The human being must be under a legal obligation to act a particular manner, be physically and mentally fit for the conviction in case he has not acted in accordance with the legal ऑब्लिगेशन। एक इंसान से हम एक्सपेक्ट करते हैं ये कांड आपको नहीं करने। ठीक है, जो इंसान दिमाग से स्थिर है, फिजिकली स्थिर है, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं ये सारे काम नहीं करना। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी एक लीगल ऑब्लिगेशन में कवर होते हो कि ऐसे काम हमको नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कमीशन ऑफ एन क्राइम, जिसकी आपको पनिशमेंट अंडर क्रिमिनल लॉ सफर करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं मेंजरिया। मेंजरिया में आगे लिखा है मैक्सिम, देखो एक्टिस नॉट फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, बोलो एक्टिस नॉट फेसिट रियम निसी मिन सिट रिया, जिसका मतलब है एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, एक्ट मस्ट बी अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड। हमेशा जज बोलते हैं ना ही शुड बी गिल्टी, जब तक उसको हम गिल्टी फील नहीं कराते तब तक हियरिंग चलती रहती है, जब तक वो मान नहीं लेता है कि मेरी गलती है तब तक हियरिंग चलती रहती है, जब तक एविडेंस प्रूफ नहीं कर देते कि उसका गिल्टी माइंड था तब तक हियरिंग चलती रहती है। तो एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, साथ में क्या होना चाहिए, गिल्टी माइंड, मतलब दिमाग में आना चाहिए कि क्राइम करना है। मेंस रिया इज डिफाइंड एज मेंटल एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल एबिलिटी या लाइबिलिटी। ठीक है, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, इसको लिखोगे कैसे, मेंटल एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेंजरिया, तीन टाइप होते हैं मेंजरिया के। पहला क्या लिखा है, इंटेंशन, दूसरा क्या लिखा है, नेग्लिजेंस, तीसरा क्या लिखा है, रेकलेसनेस। ठीक है, इंटेंशन यानी पर्पसली जाके किसी एक आदमी ने किसी का मर्डर किया, नेग्लिजेंस यानी गलती से हो गया, नेग्लिजेट कर दिया, गलती से भी नहीं बोलेंगे, जो चीज आपको करनी चाहिए थी आपने उसको क्या किया, इग्नोर किया। अभी डॉक्टर्स, ठीक है, बोला सर दुख रहा है, चेक किया ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन कहाँ का कर दिया, लीवर का, क्या किया उसने, नेग्लिजेंस, बिना रिपोर्ट चेक किए आया ऑपरेशन कर दिया। रिस्पॉन्सिबल है गिल्टी माइंड के लिए, हाँ है। क्यों, क्योंकि आपने नेग्लिजेंस किया। आपको क्या लगा अभी तक, गिल्टी माइंड मतलब इंटेंशनली सोचा कि मर्डर करें, इंटेंशनली सोचा गलत ऑपरेशन करेंगे, ये क्या हो गया, इंटेंशनली। ठीक है, मेंजरिया, लेकिन कई बार नेग्लिजेंट भी हम मेंजरिया में कवर करते हैं। रिलेक्टनेसनेस, जो कार डैशिंग डैशिंग कार बोल रही, कौन सी कार थी वो, पॉश कार वाला केस। ठीक है, पॉश कार वाले ने क्या किया था, तेज से गाड़ी चला रहा था, रिलेक्टनेसनेस, पता है कि ढंग से चलानी है फिर भी और तेज तेज चलाता जा रहा है, नेग्लिजेंस इज ऑल्सो अ थिंग उसमें भी। ठीक है, कि ड्यू रीजनेबल केयर लेनी चाहिए थी वो उसने नहीं ली। ठीक है, वही बता रही हूँ। देखो पहला वाला क्या है बच्चे, दिख रही है इमेज, पहली वाली क्या कर रहा है, इंटेंशनली उसका मर्डर कर रहा है ना, पैसे दो नहीं तो क्या करूंगा, मार डालू, दिख रहा है। ठीक है, दिमाग में क्या है उसके, पैसा। ठीक है, अगर नहीं देगा तो क्या करेगा, मार देगा, ये क्या है, इंटेंशन, जाके मर्डर कर रहा है, बढ़िया। फिर डॉक्टर, अरे यार गलत ऑपरेशन हो गया, अब ये क्या है, नेग्लिजेंस, नहीं ध्यान दिया कि कहां से कहां का ऑपरेशन करना था, ये क्या कर रहा है,
रेलेक्टनेसनेस, पता है ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, फिर भी क्या कर रहा है, देखो गाड़ी से बाहर निकल के दारू पी रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, रिलेक्टनेसनेस। तीन टाइप के मेंजरिया होते हैं, पहला क्या बच्चे, इंटेंशन, दूसरा क्या हो गया, नेग्लिजेंस, तीसरा क्या हो गया, रेकलेसनेस, ठीक है। हाँ, वो नेग्लिजेंस नहीं, वो रेकलेक्टनेसनेस में आ गया, गलती से हो गया। अब देख, एक्चुअली क्या है ना, इंटेंशन नेग्लिजेंस इसमें आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। लापरवाही रिलेक्टनेसनेस, इन नेग्लिजेंस इज इग्नोरिंग थिंग्स, और इंटेंशन पर्पसली। अभी जो हो गया, जैसे सिजर से कुछ कट हो गया, दैट इज एक्चुअली गलती, उसमें आपको गिल्टी माइंड हम क्रिएट नहीं करेंगे। जो चीज आपको करनी चाहिए थी वो आप नहीं करोगे तो नेग्लिजेंस, ठीक है। जो चीज आपको पता है गलत है फिर भी आप कर रहे हो, रेकलेसनेस। और इंटेंशन यानी घुस के बड़े ऐश सामने दिखा के पब्लिकली गलत कर रहे हो, ठीक है। जो चीज हमको पता है, ठीक है, वो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिस इज नेग्लिजेंस, ठीक है। जो चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हमको समझ रहा है कि हम ये उल्ट करेंगे तो उल्टा होगा, फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो क्या, रेकलेस। और ऐसा पता है कि शायद हो सकता है, जो चीज रिस्की है वो रिलेक्टनेसनेस, जहां हमने रिस्क फैक्टर चेक ही नहीं किया वो नेग्लिजेंस, और जहां पर्पसली किया वो इंटेंशन। क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो, इंटेंशन के आगे लिखो पर्पस, नेग्लिजेंस के आगे लिखो नॉट टेकन केयर, रिलेक्टनेसनेस के आगे लिखो नोज द रिस्क। इंटेंशन के आगे पर्पस, नेग्लिजेंस के आगे नॉट टेकन केयर, और लास्ट वाले के आगे नोज द रिस्क। एसी थोड़ी देर चलाओगे, नहीं चलाओगे, चलो। इंटेंशन, इंटेंशन के आगे क्या लिखा है, इंटेंशन इज डिफाइंड एज अ पर्पस और डिजाइन इन विच एक्ट इज डन। इंटेंशन इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ माइंड, कंडीशन ऑफ समवन, एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ कमीशन, पता है उसको क्या करना है, अनलॉफुल कंडक्ट है। नेग्लिजेंस यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ मेंजरिया, नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर। नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस एक साथ आता है, इंडिकेट स्टेट ऑफ माइंड वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ डिजायर टू कॉज अ पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है। जो चीज करनी चाहिए थी उसमें क्या कर दिया, केयरलेसनेस। फिर क्या आता है, रिलेक्टनेसनेस, occurs when the actor does not desire the consequences but foresee the possibility and continues consciously takes the risk, ठीक है। अब मेंस रे क्या हो गया, गिल्टी माइंड, ठीक है। अब there are many exceptions where the mens rea is not required, some of these are as follows। अब देखो, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सिजर टूट जाना, सरलीन जैसे पूछा कि सिजर टूट जाना भी मेंस रिया है क्या। कई बार ना इंसान का ना नेग्लिजेंस आता है, ना रिलेक्टनेस आता है, ना इंटेंशन आता है, लेकिन फिर भी गिल्टी माइंड हम कवर करते हैं। अब रेस्टोरेंट गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में मिलावट वाला खाना आपको खिला दिया, जेल भेजोगे उसको, चार्ज करोगे कि नहीं फ्री में खाना खाऊंगा मैं, तुमने मुझे गलत खाना दिया है। जब बोल दिया वेजिटेरियन दिया है, उसने क्या किया आपको, नॉन वेजिटेरियन, ये क्या हो गई उसकी, मे बी नेग्लिजेंस, मे बी रिलेक्टनेस, मे बी इंटेंशन, मे बी तीनों भी नहीं, मे बी तीनों भी नहीं हो सकता है। उसने अंदर जाके बोला हो प्रॉपरली वेज खाना होगा, लेकिन फिर भी टेबल पे नॉन वेज हो गया, क्योंकि ना उनके इंटेंशंस होते हैं। ऑब्वियसली आप कस्टमर्स हो, सर्विस लेने आओ, अच्छा खा के जाओ, अच्छा रिव्यू देके जाओ, अच्छा पोस्ट करके जाओ, यही उनका मोटिव है, तो इंटेंशन तो नहीं है। नेग्लिजेंस भी नहीं कहेंगे अगर हम, क्यों, क्योंकि उसने अंदर जाके रिस्पॉन्ड किया था। रिलेक्टनेसनेस क्योंकि शायद इतनी भीड़ थी, मिसकम्युनिकेशन हो गया कि पहुंच गया। तीनों चीजें नहीं थी, फिर भी रेस्टोरेंट को हम गिल्टी माइंड ठहराते हैं, हाँ ठहराते हैं, आपकी गलती है, हमें इतना पैसा चाहिए, हम बिल नहीं पे करेंगे, वट एवर इट इज, ठीक है। वेयर अ स्टैट्यूट इम्पोज अ लाइबिलिटी वेयर अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड इज इररेलेवेंट, यहाँ पे फिर भी स्टैट्यूट मतलब फिर भी लॉ क्या करेगा, इन पे पेनाल्टी चार्ज करेगा। नेक्स्ट क्या है, वेयर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंजरिया एंड पेनाल्टीज और पेटी फाइन, जब छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे कि
म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम गए, रूल्स है वहां पे कि कचरा फेंकना अलाउड नहीं है, वेस्ट गार्बेज ये सब आप वहां नहीं कर सकते, सिगरेट के बट्स फेंकना अलाउड नहीं है, फिर भी लोगों ने वहां फेंक के रखे हैं। चार्ज करेगा, देखा देख लिया अगर फेंकते हुए तो आपको यहाँ पे पेटी फाइन्स भरने पड़ेंगे। फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, कई बार पब्लिक के लिए हमको ये चीजें करनी पड़ती कि गिल्टी माइंड नहीं था फिर भी आपको हम जेल या कुछ ना कुछ फाइन चार्ज करेंगे। फिर वॉयलेशन विदाउट नॉलेज, अभी क्या हुआ पता नहीं था ये बोल दिया और गलती हो गई, फिर भी आपको गिल्टी माइंड हम ठहराते हैं। एक बार रीड करो चारों, एक लास्ट फिर एक्टस रिया देखेंगे। चारों एक बार फटाफट रीड करो। नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। हम्म, न इंटेंशन का है न नेग्लिजेंस का है। कौन सा वाला? अच्छा ये एग्जाम्पल मुझे लगा वो रेस्टोरेंट और वो वाले पूछ रहे। ही वॉज ड्राइविंग द कार इन एडवर्टली ही जम्प द सिग्नल लेटर, ही कैन नॉट से ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ। ये एग्जाम्पल है इग्नोरेंस ऑफ लॉ का। ये जानबूझ के कर नहीं रहा है, वो ये नहीं बोल सकता, वो जो भी कर रहा है उसके बाद अगर वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं था, जैसे मैंने आपको सीट बेल्ट का एग्जाम्पल दिया तो फिर भी हमने फाइन पे किया, हम नहीं बोल पाए कि हमें नहीं पता है, आपकी आपकी कंट्री में बाजू वाले को भी बेल्ट लगाना पड़ता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये चीज आप नहीं इग्नोर कर सकते, आपको फाइन पे करना ही पड़ता ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको लॉ याद हो जाए। ठीक है, ये इसका नहीं है इंटेंशन नेग्लिजेंस और मेंसरिया का, ये बेसिकली इसका है इग्नोरेंस ऑफ लॉ। जो अपन ने पढ़ा एक्सेप्शंस, कि आप कह रहे हो वॉयलेशन विदाउट नॉलेज, मतलब कि आपने क्या बोल दिया, कर दिया और बोला हमको नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको पेनाल्टी या कुछ ना कुछ फाइन आएगा। चलो नेक्स्ट पढ़े। पहले क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या था? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। फिर हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ पनिशमेंट्स। पहले तो टाइप ऑफ पनिशमेंट क्या थी? डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट, फाइन, फाइन, फिर फाइन और पेनाल्टी का डिफरेंस। फिर हमने पढ़ा फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है उसमें। हाँ, फिर अपन ने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है? ह्यूमन बीइंग, गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड के तीन टाइप्स, क्या क्या? ठीक है, उसके बाद फिर क्या पढ़ा? हार्म इंजरी है, पर लास्ट आ गया फिर एक्टस रिया। ठीक है, वो एक्ट और कमीशन क्या होता है? एक्टस रिया, मतलब सामने वाले का अब जो आपने प्लान प्लॉटिंग किया है उसको क्या करना है? परफॉर्म करना है। द थर्ड एसेंशियल ऑफ क्राइम इज एक्टस रिया, द ह्यूमन बीइंग एन एलिमेंट एंड इविल इन इंटेंट आर नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, फॉर वन नोन कैन नॉट द इंटेंशन ऑफ अ मैन। तो एक्शन करना बहुत जरूरी है अगर क्राइम कमिट करना है तो। और एक्शन कौन सा होना चाहिए? अनलॉफुल अगेंस्ट द लॉ। फिर आता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये सुना है क्या कहीं? बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है? एक में बेल मिल जाती है, एक में बेल नहीं मिलती है। कई बार नॉन बेलेबल ऑफिस में भी बेल मिल जाती है ना? कब मिलती है? पैसे वैसे तो बेल में भी देते हैं। कोर्ट अगर ऑर्डर करता है तो कि प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ रहा है, तब नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल होती है, वो रेयर केस होता है, एक्सेप्शंस है। हाँ, ऐसे ही आता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। समझो वारंट, ये सुना है, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, विथ वारंट ही अरेस्ट करो। तो कॉग्निजेबल से याद करो सीरियस ऑफेंस। कॉग्निजेबल से सीरियस ऑफेंस मतलब कि बिना वारंट के हम क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल यानी
नॉन सीरियस, लेस सीरियस मतलब वारंट लेके आओ और फिर अरेस्ट करो. कॉग्निजेबल यानी मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट. मतलब सीरियस ऑफेंस लिखो, अरेस्ट विदाउट वारंट्स के आगे ब्रैकेट में लिख लो सीरियस ऑफेंस. और नॉन कॉग्निजेबल में लिखा है मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि विथ वारंट अरेस्ट करना है, यानी लेस सीरियस ऑफेंस. लिखो विथ वारंट और लेस सीरियस ऑफेंस. अवेलेबल यानी अवेलेबल कौन सा होगा, विथ वारंट की विदाउट वारंट? बेलेबल ऑफेंस विथ वारंट होगा कि विदाउट वारंट होगा? तो बेलेबल को हम क्या बोलेंगे, कौन सा ऑफेंस? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेस सीरियस ऑफेंस. नॉन बेलेबल होगा कौन सा फिर? विदाउट वारंट. और कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, मर्ज नहीं करना, पर तुम्हें सिर्फ चेक कर रही थी, सो तो नहीं रहे हो. ठीक है, पहला क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल यानी सीरियस, सीरियस ऑफेंस विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है. नॉन कॉग्निजेबल यानी लेस सीरियस. और सबको समझ आया ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. ठीक है, चलो क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स हम एक बार समझ चुके हैं, अब क्रिमिनल का समझो. सिविल का आप समझ चुके हो. देखो क्रिमिनल में सबसे पहले कौन होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स. कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. फिर कौन से आते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास. फिर कौन से आते हैं? इन एनी मेट्रोपोलियन एरियाज. ठीक है, मतलब दोनों के अलग अलग आते हैं. ठीक है, मेट्रोपोलियन एरियाज यानी मेट्रो सिटीज वाले. फिर कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब जस्ट बिलो द हाई कोर्ट होता है क्या, कोर्ट ऑफ सेशन. और फिर लास्ट क्या आता है, हाई कोर्ट. ठीक है, अपन वहां पे ऐसे पढ़े थे ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे क्या आता है सबसे पहले, एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, फिर जुडिशरी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड इन एनी मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट. उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद हाई कोर्ट. अब ये इनको क्यों अलग 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 बताया? हाँ, सिविल कोर्ट किसके अंदर आएगा, मतलब हाई कोर्ट के अंदर. ये क्रिमिनल के हैं, क्रिमिनल का सबऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट और फिर हाई कोर्ट. ठीक है, अब देखो ये ऐसे अलग 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 क्यों डिस्क्राइब किए हैं, कितना बड़ा क्राइम कितनी बड़ी पनिशमेंट आप दे सकते हो. जुरिस्डिक्शन पढ़ा है ना अपन ने, पिक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर. इनका जुरिस्डिक्शन इनकी पनिशमेंट से आता है. भाई 10 साल की जेल ये वाला मैजिस्ट्रेट देगा, 7 साल तक की जेल ये देगा, फाइन 10,000 से ऊपर ये वाला देगा. वही चीज है. ठीक है, नीचे देखो ऑफेंसेस डिले अंडर सेक्शन 26. एनी ऑफेंसेस अंडर आईपीसी. आईपीसी के अंदर कौन से कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट विच इज सच ऑफेंसेस शोन बाय फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल. और ऑफेंसेस अंडर अदर एनी लॉ, तो बाकी लॉज में कौन से होते हैं, हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट. लेकिन आईपीसी के अंदर कौन से होते हैं, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट. अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो सिर्फ कहाँ आया, इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड क्या बताता है, क्रिमिनल ऑफेंस और उनकी पनिशमेंट. मतलब जितने क्राइम वाले केसेस है वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट ऑफ सेशन. आईपीसी के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, अ पावर ऑफ द कोर्ट टू पास सेंटेंस. नीचे देखो एक टेबल दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट क्या लिखा है आगे, जोर से पढ़ो. एनी सेंटेंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट डेथ भी दे सकती है, इम्प्रिजमेंट भी दे सकती है, 10 साल की, 20 साल की, लाइफ की, कुछ भी. ठीक है, फिर क्या लिखा है, हाई कोर्ट. हाई कोर्ट भी कोई भी सेंटेंस दे सकती है, लिखा है ना, पढ़ो ना. ठीक है, एनी सेंटेंस. फिर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज. फिर क्या लिखा है, सेशन जज और एडिशनल यानी कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के आगे क्या लिखा है, वेरी गुड. अगर डेथ का देगी तो हाई कोर्ट से कंफर्म करके देगी. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी दे सकती है, हाई कोर्ट कुछ भी दे सकती है, लेकिन सेशन जज और एडिशनल क्या दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं. लेकिन उसके अलावा कुछ भी दे सकता है ना, लाइफ इम्प्रिजमेंट और ये वो. समझ आया?
ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है इसी का असिस्टेंट। अब कोर्ट ऑफ सेशन का कौन हो गया, असिस्टेंट। सेशन जज के असिस्टेंट को हम कहते हैं असिस्टेंट सेशन जज। इसके आगे क्या लिखा है, any sentence authorized by law except a sentence of death, imprisonment or life or imprisonment exceeding 10 years। मतलब असिस्टेंट जज कौन सी पनिशमेंट दे सकता है, 10 साल के नीचे तक की, 10 साल तक के नीचे तक। कौन सी नहीं दे सकता, लाइफ, डेथ और 10 साल के ऊपर नहीं दे सकता, ये हमको याद करना है। नेक्स्ट क्या लिखा है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के ऊपर वाला। ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट कहां तक की दे सकता है, डेथ नहीं दे सकता, इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकता और 7 साल के ऊपर की नहीं दे सकता, मतलब कि 7 साल के नीचे की। सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस, हाई कोर्ट एनी सेंटेंस, फिर सेशन जज, सेशन जज सब दे सकता है लेकिन डेथ की कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल के नीचे की, कौन सी नहीं दे सकता, डेथ, लाइफ और एक्सीडिंग 10 इयर्स। वेरी गुड। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन सी दे सकता है, 7 साल से नीचे, कौन सी नहीं दे सकता, डेथ, लाइफ और 7 साल से ऊपर नहीं दे सकता। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये कौन हो गए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये क्या दे सकते हैं, एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000। 3 साल की ऊपर की और 10,000 से नीचे का अमाउंट नहीं दे सकता। ठीक है, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास कितनी दे सकता है, 1 साल की जेल और 5,000 का फाइन। क्यों लो हो गया, क्या पढ़ा कंपनी लॉ में, कुछ नहीं पढ़ा, वाह। हाँ आई नो, काफी सारा पढ़ ले, अकाउंट्स नहीं पढ़ा ना। अच्छा, अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ लिया, सेक्शन 134, मुझे सब याद है। चलो, स्पेशल जुडिस्ट्रेट, अभी तो 1 घंटा और पढ़ना है मानसी। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब ये स्पेशल पर्सन आ गया। स्पेशल पर्सन एनी सेंटेंस फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 इयर्स और फाइन नॉट एक्सीडिंग, क्या लिखा है, 5,000 और हर जगह आगे बोथ बोथ लिखा है, तो सिर्फ इतना मत लिख के आ जाना, और बोथ मार्क करो, और बोथ भी। ठीक है, एनी सेंटेंस ऑफ 1 ईयर भी और 5,000, स्पेशल दोनों वाली दे सकता है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास वाली। यहां पे लिखो फर्स्ट क्लास, पेन नहीं चल रही, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के आगे लिखो फर्स्ट क्लास प्लस सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, जी आ रही है, ठीक है, और सेकेंड क्लास। अभी मेरे साथ याद करो, कोर्ट्स ऑफ क्रिमिनल, ठीक है, क्या क्या पढ़ रहे थे हम, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स यानी क्रिमिनल कोर्ट। पहले क्या आता है, एग्जीक्यूटिव, फिर क्या आता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर क्या आता है, फर्स्ट क्लास, फिर क्या आता है, कोर्ट ऑफ सेशन, फिर क्या आता है, हाई कोर्ट। जब हम इनकी सेंटेंस पार देख रहे तो पहला क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, दूसरा क्या आता है, हाई कोर्ट, तीसरा क्या आता है, सेशन जज और उसका एडिशन। सुप्रीम कोर्ट कितनी पनिशमेंट दे सकता है, कुछ भी, एनी सेंटेंस, हाई कोर्ट एनी सेंटेंस, सेशन जज एनी सेंटेंस लेकिन डेथ सेंटेंस कंफर्म बाय हाई कोर्ट। असिस्टेंट सेशन जज कितनी दे सकता है, 10 साल के कम। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितनी से, 7 साल से कम। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल और फाइन कितना, 10,000। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कितनी दे सकता है, और 5,000। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोनों दे सकता है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाला। ठीक है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को हमने क्या दे दिया, इनहेरेंट पार्ट सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 482 that it says nothing in this code shall be deemed to limit affect the inherent part of the high court to make such order as may be necessary to give effect any order of the कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट जो चाहे वो दे सकता है, उसको हमने एक इनहेरेंट पावर दे दिया, कोई भी चीज को वो रोक सकता है, कोई भी चीज को वो आगे कंटिन्यू करवा सकता है। ठीक है, कोई भी गलत काम होगा तो उसके पास इनहेरेंट पावर है।
एक केस लॉ मार्क करो, सुप्रीम कोर्ट मधुलिमिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज हेल्ड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वुड गवर्न द इनहेरेंट पावर जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब इनहेरेंट पावर किसने दी हाई कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट ने, एक जजमेंट में। पहली पार्ट जोर से पढ़ो, क्या लिखा है? restored if there is a specific provision for redress of grievances of the aggrieved party। तो पार हम रिस्टोर नहीं करें, मतलब किसी ने एक्शन लिया तो हम सुनेंगे उसकी। फिर क्या लिखा है? इट शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय स्प्रैंगली टू प्रिवेंट अब्यूज टू प्रोसेस। मतलब इसको गलत तरीके से मिसयूज नहीं करना, स्पेशली कोई अब्यूज ऑफ ऑफेंस हो रहा है तो ही इसको यूज करना है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। एक्सप्रेस बार ऑफ लॉ एंड ग्राउंड, मतलब अगर मना किया है कि ये वाली चीज में डेथ पनिशमेंट नहीं होगी तो भी हाई कोर्ट बोले अरे मेरे पास तो इनहेरेंट पॉइंट फांसी लगाई जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? एज पर लॉ ही चलना है। अरेस्ट ऑफ पर्सन, हाँ, अरेस्ट ऑफ पर्सन, अरेस्ट ऑफ पर्सन यानी जेल ले जाना, ठीक है? अब ये तो तुमको पता है अरेस्ट ऑफ पर्सन, लेकिन लिखना कैसे है? कस्टडी में लेके जाना। क्या बोलते हैं? कस्टडी में लेके जाना। टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अनदर पर्सन अंडर द अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ। अरेस्ट की डेफिनेशन लिखी, द वर्ड अरेस्ट मीन्स टेकिंग इनटू कस्टडी अंडर द अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय लॉ, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डिटेनिंग हिम टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज इन प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। जेल के अंदर क्या होता है? गए हो जेल के अंदर, मूवीज में देखा है, क्या करते हैं? मारते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, टेबल पे से हाथ रख के बोलते हैं बताओ क्या हुआ, लैंप लगा रहता है, और एक्चुअल में होता है। यहाँ पे देखा होगा ना, मेट्रोपोलियन सिटीज के जेल में एक्चुअल में ऐसा है, वो टेबल वाला। मतलब कुछ ना कुछ लाइट होती है यार, वो बल्ब होता है कुछ भी जैसा भी, लेकिन मेट्रोपोलियन सिटीज में है एक्चुअल में वो सिस्टम। कोई किसी के साथ चिल नहीं करता है, आपस में वो दोस्त बन जाते हैं, हाँ। जेलर अंदर जो रहते हैं, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल फ्रेंड्स बन जाते हैं, जस्ट लाइक यू गाइस। चलो, नेक्स्ट क्या है? कल से मैं तुम लोगों को क्रिमिनल्स ही बुलाया, जब से मैंने सीआरपीसी चालू किया है, यू गाइस आर क्रिमिनल। मैं जेलर हूँ, तुम लोग क्रिमिनल्स। चलो, क्राइम इंटेंशन, नाउ प्रिपरेशन। चलो, सेक्शन 41 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कब कब? जब उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर विदाउट वारंट नहीं अरेस्ट करते तो कैसे अरेस्ट करते? वारंट कहां से आता है? कोर्ट इशू करता है, मजिस्ट्रेट का उसमें साइन और सील होनी चाहिए तो ही वो जाके उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है? इसका फोटो लो, हीरो, 5 रुपीज ईच। देखो, पहला वाला पॉइंट क्या हो गया कि कोर्ट अरेस्ट कर सकता है, कब? पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, कब? सीरियस ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा वाला, जब रीजनेबल सस्पिशन हो, पुलिस कैन अरेस्ट समवन बेस्ड ऑन क्रेडिबल कंप्लेन और इन्फॉर्मेशन दे हैव कमिटेड अ सीरियस क्राइम पनिशेबल अप टू 7 years। तो ये जिस जिस क्राइम के आगे 7 साल की पनिशमेंट होगी उसमें भी जाके पुलिस ऑफिसर उसको क्या कर सकता है? कंप्लेन की दौर पे पनिश अरेस्ट कर सकता है कि ये कंप्लेन लिखवाई गई है। दे मस्ट बिलीव दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी। सबसे पहले क्यों? ताकि फर्दर क्राइम हम रोक सके, इसलिए हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, हमको कोई भी एविडेंस घुमवाना नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इसलिए हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। और प्रिवेंट द अक्यूज ऑफ इंटिमिडेटिंग द विटनेस, विटनेस ना गायब कर दे, इसलिए हमको उसको अरेस्ट करना है। और इंश्योर दैट अक्यूज्ड अपीयर्स इन द कोर्ट व्हेन नीडेड, इसलिए हमको उसको अरेस्ट, ताकि वो भाग ना जाए। अब जब भी कोई 7 साल तक का ऑफेंस, ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 7 साल की, तब उसको कोर्ट अरेस्ट करता है। अरेस्ट करते टाइम 4-5 बातें वो ध्यान में रखता है। क्यों अरेस्ट कर रहा है वो? ताकि टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम। दूसरा, इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तीसरा, बाकी सब सो रहे हैं क्या? तीसरा क्या लिखा है? अगर नहीं दिख रहा तो मैंने और जूम कर दिया है। क्या लिखा है तीसरा? स्टॉप एविडेंस फ्रॉम बीइंग और टैम्पर्ड, यानी छुपा देना। और फिर
प्रिवेंट द अक्यूज फ्रॉम इंटिमिडिएटिंग द विटनेस, और फिर लास्ट श्योर दैट वो अपीयर हो जाए कोर्ट में जब भी उसकी जरूरत हो। ठीक है। थर्ड लिखा है मोर सीरियस ऑफेंस, इफ द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड समवन कमिटेड अ सीरियस ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से भी ज्यादा हो, इवन डेथ हो, तभी भी हम उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी if a person has declared a criminal by the court or state government, police can arrest them। ठीक है, क्लेम कर दिया है कि ये क्या है, क्रिमिनल है। फिर पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी के पास क्या है, चोरी की हुई प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको भी हम पढ़। ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस, पुलिस कोई अपना काम कर रहा है उसको आप रोक रहे हो, ये नहीं कर सकते तुम, ये नहीं कर सकते, इसको जेल नहीं जा, तू भी जेल चल, ये होता है ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस। मतलब पुलिस जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है उसको आप क्या कर रहे हो, करने नहीं दे रहे हो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। डेसर्टेड ऑफ आर्म्ड फोर्स, आपके पास क्या मिले, गन बारूद। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल क्राइम, अब्रॉड में जाके इलीगल काम करके आए हो तो जब भी इंडिया हो गए वहीं पकड़ लेंगे आपको एयरपोर्ट पे। उसके बाद रिलीज्ड कन्विक्ट, ठीक है, कोर्ट के रूल्स तोड़ के जेल से भाग गए तो जहां दिखे बिना वारंट के आपको पकड़ा जाएगा। और फिर रिक्विजिशन फॉर अरेस्ट, मतलब कि आपको कहीं से ऑर्डर आया है कि बिना वारंट के इसको क्या कर दो, अरेस्ट कर दो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, अरेस्ट बिना वारंट के किया जाता है कब, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। दूसरा रीजनेबल सस्पिशन, जब रीजनेबल सस्पिशन तो कोर्ट 7 साल से कम की है ऑफेंस, लेकिन कोर्ट कुछ 4-5 बातें ध्यान रखता है इसलिए जाके जेल में रखता है। वो पुलिस 4-5 बातें क्या है, वो फर्दर क्राइम, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो और इंटरमीडिएट विटनेस को ना कर दे और कोर्ट में अपीयर हो सके। उसके बाद जब 7 साल से ज्यादा का ऑफेंस करेगा तो भी हम उसको पकड़ेंगे। प्रोक्लेम ऑफेंडर है मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रखा है तो भी हम उसको कर देंगे। ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस, पुलिस को अपना काम करने नहीं दे रहे हो। आर्म्ड फोर्स, डिसर्ट करके रखा है। इंटरनेशनल क्राइम करके आए हो या फिर रिलीज, जेल से भाग गए हो। और लास्ट ऑर्डर आया है कोर्ट का कि ये क्या है, गन बारूद रखा हुआ है। चलो इसका फोटो ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटेंस में कवर्ड है ये चीजें। नेक्स्ट, सर्टेन मेजर्स टू बी फॉलोड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर। 5 मिनट सब हेड डाउन कर लो, 5 मिनट बस। हाँ बहुत हाँ सब ये पढ़ने के बाद बताऊंगी सब। ठीक है, नहीं 12 बज गए हैं, जल्दी पढ़ते हैं। चलो, सर्टेन मेजर्स टू बी फॉलोड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर। शैली फेस वॉश करना है क्या? चलो, जब भी अरेस्ट करना होता है या हमको कोई भी क्रिमिनल मैटर स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले क्या करते, क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड। तीसरा क्या लिखा है, टू मीट एन एडवोकेट। तो ये बेसिक मेजर्स हैं कि यार अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो आप, सौम्य सो गया था तू भी? हाँ मैं तो कब से बोलती जा रही थी, मुझे लगा तू जाग रहा है। देख, मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया, अब तुझे मैं बाद में समझाऊंगी, अभी यहाँ ध्यान दे। ठीक है, ये मैं रिवाइज करा रही हूँ इन लोगों को। ठीक है, पहले हम ने क्या पढ़ा, टू इशू नोटिस टू अपीयर, मतलब किसी को मैंने क्या बताया था कि किसी को हमें अगर जेल भेजाना है या कोई कंप्लेन है तो हमें क्या करना है, नोटिस भेजना है। ठीक है, तो नोटिस कौन इशू करता है, कोर्ट। ठीक है, कोर्ट की, कोर्ट के पास कंप्लेन आई है तो नोटिस इशू करेगा कि भाई इस पर्सन को मेरे सामने क्या करो, अपीयर करो। ठीक है, इशू ऑफ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट विद अ रीजनेबल कंप्लेन हैज बीन मेड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। या तो हमें कोई कंप्लेन मिली है, या तो हमें कोई इन्वेस्टिगेशन से कुछ मिला है, या फिर हमारे पास रीजनेबल डायरेक्शंस आए हैं कोर्ट से कि आपको हमें क्या करना है, अरेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, cognizable offense किया। where such notice is issued to any person, it shall be duty of that person to comply with the terms। ये नोटिस किसको इशू होता है, पुलिस ऑफिसर को, तो उसको क्या करना पड़ता है, टर्म्स को कंप्लाई करना पड़ता है। अब पुलिस ऑफिसर नोटिस भेजेगा उस पर्सन को कि तुमको कोर्ट में अपियर होना है या तुमको जेल आना है, ऐसा बोलते हैं ना वो, कि आपको जेल में आना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट होना, तो उस पर्सन को ये सारी चीजें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। जो भी नोटिस में लिखा है वो उस पर्सन को कंप्लाई करना है।
अगर उसने कंप्लाई नहीं किया तो इवन इफ द ऑफेंस इज विथ वारंट फिर भी हम जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नोटिस की उसने टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई नहीं किया। अब प्रोसीजर, जब पता है जब कोर्ट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आती है तो वो क्या करती है? उठा के ले जाती है क्या? वारंट दिखाती है, फिर हथकड़ी डालती है और होली जाग गई, उसकी दवाई असर कर गई उसको। ठीक है, अभी देखो जब अरेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर है उसको एक्यूरेट रहना है, देखना है कि वही पर्सन है कि नहीं, और उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करना है कि हाँ ये वही पर्सन है जिसको मुझे अरेस्ट करना है। तो ऐसे वो फोटो वोटो भी ले जाते हैं कि हाँ आपकी फोटो है, हाँ आपके लिए वारंट है, आपको हमें अरेस्ट करना है। जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हो तो आपके पास एक क्या होना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। तो उस पर्सन को अरेस्ट करते टाइम आपको वहां आस पास उसके घर में कोई पर्सन या उसके नेबर से एक विटनेस साइन करना है कि इसको हम क्या कर रहे हैं? अरेस्ट करके ले जा रहे, ताकि पता होना चाहिए, चला ऐसे ही उठा के ले गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। फिर वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्टेड जो पेपर होता है उसमें एक विटनेस ने साइन किया और जिसको हम अरेस्ट करते हैं वो भी वहीं पे साइन करता है, और फिर उसको उठा के ले जाते हैं। जिस पर्सन को अरेस्ट किया है क्या उसको राइट है अपने लिए वकील लाने का? हाँ, तो थर्ड पॉइंट है राइट ऑफ एन arrested person to meet an advocate of his choice during the interrogation। अच्छा, अगर उसके घर में उसके घर वाले कोई नहीं है तो फिर उसको हम अलाउ करते हैं कि अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड को किसी को भी इन्फॉर्म कर दो अरेस्ट करने के लिए। तो वो भी चीज है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम ऑफ असिस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज द राइट टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू इन्फॉर्म दैट ही इज अरेस्टेड। ठीक है, अब सर्टेन मेजर्स टू बी फॉलोड, पहला क्या है? नोटिस इशू करना। दूसरा क्या है? प्रोसीजर टू बी फॉलोड। तीसरा क्या है? राइट ऑफ एन एडवोकेट। ठीक है, मतलब राइट ऑफ ए पर्सन टू मीट एन एडवोकेट। ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर, प्रोसीजर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लो, एक्यूरेट पर्सन है, विजिबल है। दूसरा कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाने, मेमोरेंडम अरेस्ट में कौन कौन साइन करेगा? वन विटनेस और खुद अरेस्ट जो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन इन्फॉर्म करना है हमको अरेस्टेड पर्सन को, अपनी फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फ्रेंड को आप बता सकते हो कि आप अरेस्ट हो रहे हो। फिर अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव हिज नेम एंड रेसिडेंट। अब कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, मतलब कि एक पर्सन से पूछा नाम क्या है, पता बताओ, नहीं बताया, अरेस्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। सीआरपीसी कह रहा है कि अगर कोई आपको अपना नाम और पता बताने में तक कतरा रहा है तो उसको आप अरेस्ट करके जेल लेके जा सकते हो। ठीक है, Section 42 provides that if any person who is accused of committing a non-cognizable offense does not give his name, residence, or give his name, residence, which the police officer feels to be false, he may taken into custody. Non-cognizable offense यानी ज्यादा सीरियस नहीं है। अब आप लोग रोड पे जाते हैं, कई बार पुलिस पकड़ लेती है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, फाइन भरा कि नहीं, या जो भी सिग्नल तोड़ा, वो पूछते हैं नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, पापा क्या करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं। आपको उनका जवाब देना है। अगर उनको लगा आप झूठ बोल रहे हो या नहीं जवाब दे रहे हो तो उनके पास राइट है कि वो आपको कस्टडी में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड को घुमाओ तो सोच समझ के घुमाओ। 43 प्रोवाइड दैट अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन यानी जब तक पुलिस नहीं आएगा तब तक मैं तेरे को पकड़ के रखूंगा। ठीक है, अपन ने देख लिया एक पर्सन क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, अपन उसको पकड़ सकते हैं क्या? हाँ, जब तक पुलिस नहीं आ सकता यू कैन होल्ड दैट पर्सन, इट इज कॉल्ड अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। जब एक नॉर्मल पर्सन किसी को क्राइम करते हुए देख ले और वो उसको पकड़ ले, इसको हम क्या कहते हैं? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। 43 provides that private person may arrest and cause to be arrested by any person who in his presence commits a non-bailable or cognizable ऑफेंस। ठीक है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट के पास कंप्लेन आई है, उसको लग रहा है एक पर्सन ने कुछ ना कुछ ऑफेंस कमिट किया तो वो उसको ऑर्डर देके अरेस्ट करवा देता है। एक्सेप्शन फॉर आर्म्ड फोर्स, मतलब कि अगर कोई आर्मी वाला पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे तो उसको हम अरेस्ट नहीं करते, मतलब उसने ऑफेंस कर दिया लेकिन कब किया है? अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, तो तब हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट हाउ, अरेस्ट कैसे किया जाता है बच्चे? हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब this section authorizes a police officer or other person making an arrest to actually touch or confine the body of the person to be arrested, and such other police officer or other person may use all the necessary means to effect that arrest is forcible and रेजिस्टेंस। तो ये लिख दिया है तो आप नहीं बोल सकते मेरे को टच नहीं कर सकते, मेरे को लेके नहीं जा सकते, मेरे को पकड़ नहीं सकते। उनके पास ये सारी अथॉरिटीज हैं कि वो कैसे भी आपको अपनी कस्टडी में ले जा सकता है। वुमेन डायरेक्टर के लिए कौन लगता है? वुमेन वुमेन को अरेस्ट करने के लिए कौन लगता है?
वुमेन कांस्टेबल, ठीक है। तो फीमेल के लिए हमको एक फीमेल पर्सन लिखती है, वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद पर्सन अरेस्टेड आर टू बी टेकन, सबसे पहले अपन को पता है ना 24 घंटे में उसको कोर्ट में अपीयर करना पड़ता है, सब मूवीज में दिखाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि पर्सन अरेस्टेड आर टू बी टेकन टू मैजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विदाउट अननेसेसरी डिले, subject to the provision relating to bail, providing for producing the arrested person before the magistrate within 24 hours। चाहे बेल करवानी हो चाहे कुछ भी करानी, 24 घंटे के लिए भी जेल में रखते हैं ना लोगों को, उसके बाद बेल हो जाती है। तो मिनिमम 24 घंटे रखना है, क्योंकि 24 आवर्स के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, फिर मैजिस्ट्रेट देखता है क्या गलती की है और फिर उसको वो बेल देना होता है, देते हैं। एडवोकेट लाना होता है तो लाने देते हैं। वेयर अ पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट, वारंट यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसको लेस देन मतलब मैक्सिमम हम 24 घंटे के लिए अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। ही कैन बी केप्ट इनटू द कस्टडी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस, ही इज टू प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब कि अगर सीरियस ऑफेंस किया तो 24 घंटे के बाद या विद इन 24 घंटे में आपको कहां ले जाना है उसको, मैजिस्ट्रेट के पास। अगर नॉन कॉग्निजेबल लेस सीरियस ऑफेंस किया है तो आपको क्या 24 घंटे तक ही रखना है, 24 घंटे खत्म होने से पहले उसको कहां ले जाना है, मैजिस्ट्रेट के पास। आपको एक रिपोर्ट बनानी है, उसको वो रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को देना है, सो दैट ही डायरेक्ट्स टू सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट विद द लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्राइम्स या पुलिस स्टेशन। इसके बाद आता है समन और वारंट। समन यानी नोटिस भेजना, वारंट यानी जो पुलिस स्टेशन या कोर्ट इश्यू करता है, ठीक है। तो अब समन, हमने ये चीज सेम चीज अपन ने सीपीसी में पढ़ी, समन अगर इशू करना है तो अपन उस पर्सन के घर पे भेजते हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा है, अगर वो पर्सन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में है तो फिर वेरी वर्क्स फॉर गेन और डज एनी बिजनेस, और उसके बाद वहां वहां भेजेंगे, जहां जहां जो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट आपको इशू करना है वो प्लेस पे भेजना है जहां वेरी रिजाइड्स, वेरी पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर कोई ना कोई बिजनेस करता हो, ठीक है। सेम चीज है। पहला क्या लिखा है, इशुएंस ऑफ समन। अ समन में बी इशूड टू एन अक्यूज, अक्यूज कौन होता है, जिसने कांड किया है, ठीक है। और विटनेस मतलब जिसको आपको बुलाना है, ईदर फॉर अपियरेंस और प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग। समन क्या है, इशू टू एन अक्यूज्ड और विटनेस, कि उसको कोर्ट में खुद आना है, अपियर होना है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट लेके आना है। ये जो समन है वो राइटिंग में होना चाहिए, इन डुप्लीकेट, साइंड बाय प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट और बाय सच ऑफिसर एज ऑथराइज बाय हाई कोर्ट, ठीक है। उसमें टाइटल होना चाहिए, कोर्ट का साइन सील होना चाहिए। नहीं तो रिप्लाई करना पड़ता है, रिप्लाई देना पड़ता है। बाकी हाँ विटनेस की चॉइस ऑब्वियसली होती है। फिर आता है सर्विस ऑफ समन। सर्विस ऑफ समन मतलब कौन भिजाएगा आपको समन। शैल बी सर्व्ड बाय, क्लियरली लिखा है कौन सर्व करता है, पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अंडर पब्लिक सर्वेंट वेयर अ पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, द समन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम विथ अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मतलब जिसको भेजना है पुलिस ऑफिसर देने जाएगा या कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो नहीं मिला, बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो क्या करना है, उसके घर में जो अडल्ट मेंबर है, मेल मेंबर, उसके हाथ में थमा देना है डुप्लीकेट कॉपी की, इसको हम ढूंढ रहे हैं, इसके लिए समन आया है, ठीक है। सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज, कंपनी के लिए समन कहां कहां जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस और डायरेक्टर्स के एड्रेस में। सर्विस ऑफ समन ऑन अ कॉर्पोरेशन इफेक्टिंग या तो उसकी सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस ऑफ द चीफ ऑफिसर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सब्सटीट्यूटेड सर्विस, सब्सटीट्यूटेड सर्विस यानी जब ऊपर वाली चीजें नहीं हो पाई, 62, 63 और 64 कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, तो हमें क्या करना है, कॉन्स्पिशियस पार्ट के हाउस, घर के बाहर उस समन को लगा देना। अडल्ट मेंबर भी नहीं मिला तो क्या करोगे, घर के डोर पे चिपका दो। कॉन्स्पिशियस मतलब जहां पढ़ा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सर्विस ऑफ समन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हेड ऑफिस ऑफ द कोर्ट भेजते हैं। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन शैल बी सेंट टू द हेड ऑफिस by the court and such head shall be there upon cause of summon to be served in the manner provided in section 62। जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही जाएगा, लेकिन हेड ऑफ द ऑफिसर के पास जाएगा। फिर समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, तो हाँ बाय पोस्ट भेज दो, लेकिन कहाँ कहाँ, वेरी ऑर्डिनरी रिसाइड, वेयर ही कैरीज ऑन बिजनेस, या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर
गेन। और समन टू प्रोड्यूस, तो हाँ अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है तो आप उसको बोल सकते हो कि तुम्हारे पोजेशन में ये है, हाँ, या तो हमें इन्वेस्टिगेशन करने दे दो, इंक्वायरी करने दे दो, या लेके आ जाओ कोर्ट में। वारंट क्या होता है? अरेस्ट वारंट होता है। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट कौन इश्यू कर रहा है? कोर्ट इश्यू कर रहा है अंडर सीआरपीसी, शैल बी इन राइटिंग, साइंड बाय प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, शैल बेयर अ सील ऑफ कोर्ट। ठीक है, सच वारंट शैल रिमेन फोर्स जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता। एसेंशियल्स देखो क्या लिखा है, वारंट शुड बी इन राइटिंग। वारंट में क्या लिखा होना चाहिए, जोर से पढ़ो, वो एग्जीक्यूटेड मतलब प्रिसीडिंग ऑफिसर। दूसरा क्या लिखा है, फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। उसके बाद क्या लिखा है, मस्ट स्टेट द ऑफेंस चार्ज्ड, और फिर साइंड बाय द प्रिसीडिंग ऑफिसर, और मस्ट बी सील्ड। दिस इज एसेंशियल्स ऑफ वारंट। एक टॉपिक है आपको प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन यानी अनाउंस कर देना। अब क्या होता है, भगोड़े भाग जाते हैं, ठीक है, मिल ही नहीं रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, इस पर्सन को ढूंढने की जांच पड़ताल चालू है। ये पर्सन नहीं मिला तो उसका घर गाड़ी सब क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, एरो बना के, इश्यूइंग प्रोक्लेमेशन, और दूसरा क्या लिखा है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। हमसे मिलने आओ, नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है, if the court has reason to believe any person against whom warrant has been issued is absconded या concealing, absconded यानी गायब हो गया, और कंसीलिंग यानी छुप गया, फरार। ठीक है, so himself that such warrant cannot be executed, the court may publish a written proclamation, वहां लिख दो official announcement, requiring him to appear at a specified place at a specified time not less 30 days, 30 दिन का हम उसको मौका देंगे। उसके बाद अगर वो नहीं आया तो हम ये रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि हमने नोटिस किया था, नोटिस दिया था, 30 दिन दिए थे, फिर भी वो नहीं पहुंचा, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, बोथ, बिलोंगिंग टू प्रोक्लेम्ड पर्सन। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कोर्ट में अपीयर हो। अब सर्च वारंट, जब वारंट इशू होता है तो इंसान को उठा के लेके जाते हैं। सर्च वारंट क्या होता है, सर्च वारंट आया सीआईडी में कितनी बार आता है, क्या करते हैं वो, इन्वेस्टिगेशन, तलाशी लेने का वारंट। पहला पॉइंट जोर से पढ़ो, वेयर द कोर्ट हैज, किसी को हमने रिक्वेस्ट की है, किसी को हमने नोटिस भेजा है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स क्या करो, लेके आओ, पर वो क्या कर रहा है, लेके नहीं आ रहा है, तो हम क्या इशू कर देंगे, सर्च वारंट, क्योंकि हमें रीजन टू बिलीव है वो प्रोड्यूस नहीं करने वाला, तो हम उसके घर जाएंगे, सर्च करेंगे और वो डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, कोर्ट को पता ही नहीं है किसके पास है वो प्रॉपर्टी, वो पेपर, तो हमें क्या इशू करना पड़ेगा, सर्च वारंट। तो कोर्ट सर्च वारंट करेगा, पुलिस को बोलेगा जाके क्या करो, तहकीकात, यही बोलते हैं ना, तहकीकात करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, वेयर द कोर्ट कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स इट विल बी सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। मतलब आगे का ट्रायल प्रोसीड करने के लिए, आगे की प्रोसीडिंग को आगे ले जाने के लिए हमें क्या जरूरत है, सर्च वारंट। थर्ड, फिर फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट, द कोर्ट में स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट टू बी सर्च। उसके बाद क्या लिखा है, any magistrate other than district magistrate, chief judicial shall not grant any warrant of search warrant, parcel or other thing in the custody of postal or telegraph authority। मतलब मैजिस्ट्रेट और अदर, मैजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल, मतलब छोटे वाले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो सर्च वारंट इशू कर सके। सर्च वारंट कब कब इशू होता है, जब हमको पता है कि वो रिक्विजिशन भेजा है, समन भेजा है, पर सामने वाला नहीं लेके आएगा डॉक्यूमेंट। दूसरा पॉइंट कब, जब कोर्ट को नहीं पता किसके पोजेशन में है प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, इंक्वायरी और ट्रायल को प्रोसीड करने के लिए। चौथा पॉइंट, कोर्ट में स्पेसिफाई कि हमको ये वारंट लगेगा फॉर पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर प्लेस सर्च होनी पड़ेगी, और ये पार डिस्ट्रिक्ट जज मतलब अदर देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जज के पास अलावा नहीं, छोटे जजेस के पास नहीं है। सर्च वारंट इन अदर केसेस, फर्स्ट हेड क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, सर्च ऑफ प्लेसेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। ऐसी वाली जगहों पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑन इंफॉर्मेशन नेसेसरी इंक्वायरी हैज रीजन टू बिलीव दैट ये वाली जगहों को हमें सर्च करवाना है, तो उनको पार
दे दी गई है, मतलब कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, तो वहां पे वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। कौन? छोटे जजेस भी। उसके बाद क्या लिखा है? सर्च ऑफ अ पर्सन रॉन्गली कन्फाइंड, जबरदस्ती उसको बांध के कहीं पे रख दिया है, तो इसका वारंट भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी दे सकती है। मतलब सेकंड क्लास वाली कौन सी थी? 1 ईयर जेल वाली और 5,000 वाली, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। फर्स्ट क्लास वाली कौन सी थी? 3 साल जेल वाली और 10,000 वाली, वो स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट और कन्फाइंड पर्सन के लिए सर्च वारंट इशू कर सकती, इसके अलावा वो इशू नहीं कर। सबको समझ आया? सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, इसका फोटो लो। बस बंद कर रही हूँ, कर रही हूँ। ले लिया? ठीक है, ये एक बार रीड लिखो, और यहाँ पे स्टिकी नोट लगा होना चाहिए जो मैंने फोटो खींचा है। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर वो कब कब कर सकते हैं? एक तो 165 में उनको पार दी हुई है, जब भी उनको कोई नेसेसरी एविडेंस चाहिए होगा, कोई प्रोविजन का कंप्लाई करना, में सेक्शन 105 से 165 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन है या कोई इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए वो जाके सर्च कर सकते हैं। 2 पेज बचे हैं बस, 2 पेज। कल सीधे ऑफेंसेस पढ़ेंगे, चोरी डकैती सीधे, बिल्कुल ब्रेक नहीं मिला। बहुत अच्छी चीज बतानी है। बेल कल पढ़ लेना, बेल से कल पढ़ लेना। समरी प्रोसीजर क्या था? चलो मत मत देखो बुक में, समरी प्रोसीजर क्या था? फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर में क्या हो रहा था? 2,000 कम के वाले ऑफेंसेस की क्या हो रही थी? समरी ट्रायल होता। वैसे ही क्या लिखा है? समरी ट्रायल। सिर्फ सुन लो समरी ट्रायल, इसके बाद नहीं पढ़ा रही। समरी ट्रायल में क्या लिखा है? स्पीडी ट्रायल। उसमें क्या था? स्पीडी प्रोसीजर, ठीक है। स्पीडी ट्रायल by dispensing with formalities or delay in proceedings. Such offences are not punishable with imprisonment for exceeding 2 years. मतलब इसमें जेल कितनी होती है? 2 साल से कम की। उसमें भी कॉम्पनसेशन बहुत कम था। अब ये वाला समरी ट्रायल कौन कौन कर सकता है? चीफ जुडिशियल, बड़े वाले जज, फिर एनी मेट्रोपोलियन जज और एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मतलब सेकंड क्लास वाला समरी ट्रायल नहीं कर सकता, ठीक है। समरी ट्रायल किस किस ऑफेंस के लिए होता है सिर्फ वो देख लेते हैं। चोरी के लिए होता है, ठीक है, चोरी, और उसके बाद दूसरा ड्वेलिंग हाउस, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। उसके बाद चोरी बाय क्लर्क और सर्वेंट, इसमें भी क्या होगा? समरी ट्रायल। फिर रिसीविंग स्टोलिंग प्रॉपर्टी, चोरी की हुई प्रॉपर्टी आप रखते हो, ठीक है, वो भी। और उसके बाद फिर चोरी हुई प्रॉपर्टी को छुपाना, उसमें भी समरी ट्रायल। हाउस ब्रेकिंग, किसी का घर तोड़ने की बात करो। हाउस ट्रेसपास, अगेन घुसने के। और उसके बाद इंसल्ट कर दो किसी को, प्रोवेक कर दो, उसकी पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट कर दो, समरी ट्रायल हो सकता है। अबेटमेंट फॉर अफोर्स मेंशन्ड ऑफसेन, मतलब किसी को बोला कि जा चोरी कर, किसी को बोला जा छुपा दे स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी को बोला इसके साथ डिफेमेशन कर दो। इन सब में कौन से ट्रायल हो सकते हैं? समरी ट्रायल। और कैटल ट्रायल, गाय को भी छुपाना करने का समरी ट्रायल हो सकता है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ऑफेंसेस जिसमें डेथ नहीं है, जिसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है, और जो 2 साल से कम के हैं, उसमें क्या हो सकता है? समरी ट्रायल। फिर लिखा है थेफ्ट, फिर क्या लिखा है? स्टोलन प्रॉपर्टी, फिर क्या लिखा है? कंसीलमेंट, फिर क्या लिखा है? 454 एंड 456। 454 और 456 में आपको लिखना पड़ेगा हाउस ब्रेकिंग और हाउस ट्रेसपासिंग। जिसकी बुक खुली है वो लिख लो बस, हाउस ब्रेकिंग और हाउस ट्रेसपासिंग। फिफ्थ पॉइंट, जहां अबेटमेंट लिखा है, हाउस ब्रेकिंग और हाउस ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग एक। सिक्स्थ पॉइंट फिर इंसल्ट हो गया। सेवेंथ पॉइंट अबेटमेंट यानी एनकरेजिंग फॉर गोइंग ऑफेंसेस, यानी जो ऊपर लिखे हुए ऑफेंसेस। उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट एनी फॉर गोइंग, अटेम्प्ट करना भी, और एनी ऑफेंस जो कैटल ट्रेसपास करते हो, गाय के साथ छेड़छाड़, तो समरी ट्रायल हो सकता है। बस इतना पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कंपाउंडिंग से हम कल पढ़ेंगे। हाँ पूछो।